टाइम अगर फिक्स है तो टाइम क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखेंगे टाइम को हम फिक्स कर दिए तो ये इसकी स्पीड क्या है, इसके डायरेक्टली रिलेशन में है। तो आप बताएंगे स्पीड क्या है 10 से 12। तो रेशियो अगर निकालेंगे इसका तो ये क्या होगा 5 से 6। ये आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो आप इजीली बता देंगे, डिस्टेंस क्या होगा ये भी 5 6 होगा। क्यों? आप मैंने आपको बताया। अब बोला 1 किलोमीटर अधिक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 यूनिट अधिक दिख रहा है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1 किलोमीटर। तो पूछ रहा है उसी समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले वाला पूछ रहा है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई वास्तविक दूरी। अगर 1 का वैल्यू 1 तो 5 का वैल्यू कितना होगा आप बताएंगे 5 किलोमीटर। और यही आपका क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप डिस्टेंस और ये सब चीज मेंटली कर सकते हैं, क्वेश्चन काफी आसान था। अब बोला दो स्थानों के बीच 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे में वृद्धि कर दी जाए तो कितना समय बचेगा, यानी कि अब जो टाइम है पहले से कम लग रहा होगा और वो कितना कम लग रहा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले आपको पता करना है कि टाइम लग कितना रहा था। जैसे आपको डिस्टेंस दिया है, ये नहीं स्पीड दिया है, वहाँ टाइम दिया है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप बताएंगे 62 गुना 3 6 1 7 बटा 2। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 31 और 210 प्लस 7 217 कितना किलोमीटर है। ठीक है, इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया पहले बार में। अगर बोलता है गति में 8 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, यानी कि अब 62 की जगह अब 70 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 217 और टाइम स्पीड कितना है 70। तो यहाँ से 7 बार में काटेंगे 7 के 21 और 7 7 तो ये आप बताएंगे 3.1 आवर लगा आवर। ठीक है, और उसमें कितना लग रहा है, अगर इसको बोलेंगे पॉइंट में तो 3.5 आवर। अब कितना टाइम बच रहा होगा आप बताएंगे, इसमें से घटाएंगे 3.1 को तो ये कितना आएगा 0.4 और ये आवर में आएगा। जब इसे इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा मिनट में आएगा। और यहाँ से आप बताएंगे भाई कि 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिया गया है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हो सकता है कि व्हाइट वाला चीज हमारे कैमरे में सही से नहीं दिख रहा होता है। 2.8 होल स्क्वायर माइनस 12.8 गुना 2.8 और इसको नीचे क्या दिया गया है 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.8 इंटू 2.8 माइनस 3.2 इंटू 5.6। आपको इसको सॉल्व करके बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। देखेंगे आप इसको जब भी इस तरीके का दिखे, एक टाइप का दिखे, तो आप एक को ए और दूसरे को बी मान लेंगे मेरे भाई। तो आप बताएंगे ये क्या दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने 3.1 को ए और 2.8 को बी मान लिया। लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे ध्यान से ये क्या लिखा है 4, ये 3.8 किससे, ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो आप बताएंगे 4 इंटू ए इंटू बी। यानी कि अगर आप इसको घूर कर देखेंगे तो 3.2 का ये 4 टाइम्स कर दिया गया है। और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस साइड क्या दिख रहा है, ये 28 का 56 दिख रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ए और बी को। अगर आपने मेरे भाई एक बात ध्यान से देखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और माइनस 4ab से प्लस 2ab कट जाएगा, तो माइनस 2ab ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, तो ऊपर और नीचे सेम चीज बन रहा है, तो ये कट जाएगा पूरा पूरी एक बार में। इसको नीचे वाला ऊपर वाले काट देगा, एक आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन देखे तो आपको एक का वैल्यू, एक को ए मान लेना है और दूसरे को बी मान लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि दिए गए आंकड़े में माध्य एवं माध्यिका के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, माध्य और माध्यिका, और उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। 2 1 3 2 5 5 5 1 6 2 6 2 8 9 10 10 का मतलब 100, दहाई का स्थान हम लोगों ने लिया है तो 100 हो गया। फिर 9 9 18 4 22 3 25 3 28 7 35 2 37 37 5 42 8 50 7 57 1 58 1 59 59। तो सब हमारा कितना हो गया 159। तो जो माध्य है ये कितना हो जाएगा 159 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको 12 से डिवाइड करना होगा। तो 12 से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार में आएगा, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 12 के 12 बच जाएगा कितना 3, 12 तिया 36। ठीक है, 12 के 12 36 बच जाएगा, फिर कितना 36 बच जाएगा 3, 12 दूनी 24 और फिर 5। 13.25 क्या होगा आपका माध्य होगा। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है और माध्यिका निकालिए और उसका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। माध्यिका जो निकालते हैं हम लोग, पहले सारे नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगाते हैं और फिर बीच का जो नंबर है उससे उसको डिवाइड करते हैं, बीच का नंबर से बीच का नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है माध्यिका होता है। सारे नंबर को बढ़ते क्रम में लगाना है, फिर बीच का नंबर लेना है, वही आपका क्या होगा माध्यिका होगा। तो नंबर है कितने 1 2 12 कितने थे 12, तो 12 नंबर हैं, तो सारे नंबर को हमको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि बीच वाला नंबर हमको निकालना है, तो जरूरी नहीं कि हम सारे नंबर को लिखें। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 3 अंक है 4 5 6, इसके बीच का अंक क्या है तो आप बताएंगे बीच वाला।
लेकिन जब 4 अंक होता है 4, 5, 6 तब बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं कि ये दोनों तो साइड हो गया, लेकिन इस दोनों को जोड़ते हैं और +2 से डिवाइड करते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ भी लगाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 12 है तो 5 को अलग कर देंगे और बीच का जो 2 डिजिट है उसको एक साथ रखेंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि छठा और 7वां नंबर हमारा क्या होगा और उसको जब जोड़ेंगे तो वही हमारा मीडियन आएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमको 7 8 से ज़्यादा दूर तक नहीं जाने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 5 उसके बाद 8 या 3 भी आएगा, फिर 9 और 9 देन 11 12 13 नहीं दिख रहा, 14 दिख रहा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने क्या बोला था, इसी दोनों का हमें आवश्यकता है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 26 का आधा, इसका बीच का नंबर निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13। और 13 मैंने कुछ गलत किया क्या, 3 दिख रहा, 3 से छोटा भी कोई नहीं, 3 5 8 सॉरी 7 नहीं है यहाँ पे, हम लोगों ने 7 नहीं लिया इसलिए हम लोगों का आंसर नहीं आ रहा था। तो अगर आप यहाँ 7 लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 14। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6वां और 7वां नंबर होगा। इसको जब जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, माध्यिका होगा। तो 23 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 11.5, 11 ने 22 पॉइंट 23 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है तो 11.5। जब इसमें से आप माइनस करेंगे मेरे भाई तो ये क्या आएगा, 5 7 और 1 1.75, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लास्ट में करना है क्योंकि इसमें जरा सी मिस्टेक से आपका आंसर गलत आ सकता है और इसमें आपका काफी समय चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखकर लास्ट में करना है बिना पैनिक हुए। बोला गया एक चोर एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर दूर देखा। जैसे एक चोर ने चोरी की, देखता है कि एक पुलिसकर्मी है जो से 400 मीटर की दूरी पर है। पुलिसकर्मी जो है, पुलिस जो है पीछा करने लगा, चोर भी भागने लगा। पुलिस को भी शक हो गया तो वो उसका पीछा करने लगा, चोर भी भागने लगा। ये चोर की गति कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर को पकड़े जाने से चोर कितनी दूरी तक दौड़ा होगा। यानी कि क्या हुआ, आप देखें, चोर को लग गया कि पुलिस ने हमें देख लिया, पुलिस ने भी ये भाप लिया कि ये चोर है और चोर भी भागने लगा कितने की स्पीड से, 32 से, और पुलिस भी भागने लगा 40 की स्पीड से। तो ये आपका एक सोचिए कि ऐसा सिचुएशन बनेगा तो चोर कितना डिस्टेंस भाग सकेगा, जब वो पकड़ाने से पहले तक कितना भाग चुका होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, 400 मीटर, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, और स्पीड कितना है, एक भाग रहा है 32 के स्पीड से, दूसरा 40 के स्पीड से। दोनों के बीच का जो स्पीड है वो 8 आ रहा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये निकाल लेंगे यहाँ से टाइम कितना लगेगा चोर को पकड़ने में। तो आप बताएंगे कि 400 मीटर का डिस्टेंस है, डी अपॉन क्या होता है, एस। 40 से 32 है तो 8 कम आ रहा है, तो यही आपका रिलेटिव स्पीड होगा 5 गुना 18। तो 8 पंचा 40, ये 10 बार में दिख रहा है, तो पता चला कि 180 सेकेंड इसको टाइम लगेगा पकड़ने में। यानी कि इसका मतलब चोर भी 180 सेकेंड भागा है और पुलिस भी 180 सेकेंड भागा है। तो अगर आपसे पुलिस का स्पीड कितना दूरी भागा है या चोर कितना दूरी भागा है, आप दोनों बता सकते हैं। आपका चोर का पूछा है, चोर जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से, और कितने सेकंड तक भागा है, तो 180 सेकंड तक। तो आप बताएंगे ये 10 बार में चला जाएगा, 5 नहीं 10, 5 नहीं 10, 10 5 से 15, 116 और एक और जीरो, इतना मीटर चोर भागा होगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकेंड में है। तो क्या होगा, 1600 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया कि एक आयताकार कमरे के फर्श का टाइल बिछाने की लागत 65 रुपए प्रति मीटर है, यदि की दर से इतना रुपए खर्चा आया। यानी कि आप मान लेके चलें ये कमरा है और इसमें हम लोग को लगाना है टाइल्स, ऑलरेडी लगा हुआ है वैसे, लेकिन आपको इसमें टाइल्स लगाना है। तो आपको क्या करना है
ये बता रहा है कि 65 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से छोटा सा जो टाइल्स है वो 65 रुपए का है और पूरा रूम में जो लगा है वो लगा है कितना रुपया 9100 रुपए। तो आपको ये बताना है कि अगर उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है तो कमरे के फर्श का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अगर हमको पता है 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा आ रहा है कितना 65 रुपए, तो टोटल रुपए कितने आ रहे हैं इतने, तो हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल ये कितना स्क्वायर फीट का स्क्वायर मीटर का क्या है एरिया है। तो जब भी आपको यहाँ से एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना होगा, रूम के फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप बताएंगे कितना रुपया लगा है। रुपया लगा है टोटल 9100 और 1 स्क्वायर मीटर लगाने में खर्चा आ कितना रहा है 65, तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। 13 पचा 65, 13 सत्तर 91 और ये 14 पंजा 70 यानी कि 140 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आएगा। यानी कि टोटल रुपए से जब 1 स्क्वायर फीट मीटर स्क्वायर का से डिवाइड करेंगे तो इतना आपका क्षेत्रफल आएगा। अब आप लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग 7x इसको 5x मान लें तो क्या होगा 35x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू बी होता है, तो 35x स्क्वायर इसका वैल्यू दिया है आपको 1470 मीटर स्क्वायर। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये 4 बार में कटता हुआ दिख रहा है, कितने बार में 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। ऐसे आपको अंदाजा भी लगाना है कि कितने बार में कट रहा है, ये नहीं कि फिर 5 से काट रहे हैं फिर 7 से काट रहे हैं, वैसे भी काटेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब आपसे पूछा है कि फर्श के का परिमाप कितना है, तो फर्श का लंबाई चौड़ाई कितना हम लोगों ने माना था, परिमाप क्या होता है आप बताएंगे 2 इंटू एल प्लस बी। हम लोगों ने 7x माना था, तो L कितना हो जाएगा, ये 2 इस पे रखेंगे तो 14 और फिर इसको रखेंगे तो 10, 24 और दूनी 48 क्या होगा 48 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो दिख रहा होगा आपको बी नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि टोटल रुपए को जब 1 स्क्वायर मीटर से डिवाइड करेंगे तो वहां से क्षेत्रफल आ रहा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 35 हो जाता है तो खंभे की छाया की लंबाई इतनी मीटर बढ़ जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। जैसे मान के चलें यहाँ पर एक स्तंभ है, यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण इतना से बढ़कर इतना हो जाता है, तो एक खंभा, एक मान के चलते हैं यहाँ से है एक खंभा इस तरीके से है, सन कहीं पर है, उसका कुछ अपना उन्नयन कोण है, यहाँ से मान के चलते हैं ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होता है। यहाँ से अगर इसका धूप पड़ रहा होगा तो यहाँ बन रहा है, ये वाला जो एंगल होता है ये वाले के बराबर होता है, तो उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आपको जैसे ही देगा तो आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला, ये 30 है और ये 45 है। ठीक है, बोला क्या कि खंभे की लंबाई छाया की लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है। मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था, ये क्या बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने बताया था आपको इसका रेशियो 1 होता है 45 के सामने, तो इसके सामने भी 1 होता है। इस 60 के 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना है, ये √3 है, तो ये वाला टर्म कितना होगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब यही आपको बोल रहा है कि ये जो खंभा है इसकी छाया की लंबाई इतनी बढ़ जाती है, यानी कि √3 माइनस 1, इसी का वैल्यू आपको कितना दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60। तो आपसे पूछा है स्तंभ की लंबाई, यानी कि एक का वैल्यू आपसे पूछा है, यही स्तंभ है, तो 60 नीचे में आएगा √3 माइनस 1, ऊपर जाएगा क्या होगा, ये रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा, ये 60 √3 प्लस 1 और 3 में से एक चला जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या होगा 2, तो यहाँ से आप बता देंगे क्या होगा 30 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो कौन सा आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको बहुत जल्दी जल्दी उड़ाना है। यदि ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन सी से 30% है, यदि कुल वेतन इतना है तो सी का वेतन कितना है।
तो आपको बोला गया, हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इफ ए मनी मंथली सैलरी इज 20 मोर देन बी एंड बी इज सैलरी 20% ऑफ ए, तो ए बी सी है तीन लोग, ए है, बी है एंड सी है। बोला बी का वेतन, यहाँ से हम लोग देखेंगे, बी का वेतन सी के वेतन का 30%, यानी कि ये 100 है तो ये मात्र 30 है, और ये ए क्या है, उससे वेतन से 20% अधिक है, यानी कि इसका 120% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, या आप इसका 20% निकालेंगे तो 6 आएगा, फिर इससे अधिक है तो इसमें ऐड करेंगे तो 30 + 6 36 हो जाएगा। अब बोला गया है कि उनका कुल मासिक वेतन इतना है, यानी कि इसको आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 130 यहाँ से कितना आ रहा है 100, 130 166, यानी 166 का वैल्यू कितना दिया है आप बताएंगे 74700, और आपसे पूछा है सी का वेतन, यानी 100 का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखेंगे ये कट किससे रहा है। ठीक है, तो 1685, 16 चौका 64, ये कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें इससे काट सकते हैं तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 74700, एक का वैल्यू कितना होगा 166, और 100 का वैल्यू निकलेगा तो कितना आएगा, ये कितने बार में कटेगा 83 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 50 बार में। 83 से कटेगा क्या, 9 बार में कटता हुआ आ रहा है नजर, 9 27, देखें यहाँ से 9 27, 9 72 तो 74, तो ये 9 बार में कटता हुआ आ रहा है तो 900, तो कितना होगा 45,000 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको करना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच रखना है, ये नहीं कि बहुत चक्का हो जाना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी एक कार्य को 7 दिनों में और 14 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक कार्य को करना प्रारंभ करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला कि एक ए है एक बी है, ये 7 दिनों में कर रहा है, ये 14 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम जो होता है हम लोग उसको टोटल वर्क मान लेते हैं, ये कितना होगा 14, तो इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, यानी कि ए जो है 7 दिनों में 2 यूनिट डेली काम करता है, इसलिए 14 दिन में वो काम कंप्लीट कर देता है, जबकि बी जो है 14 दिन में काम करता है और डेली एक एक काम करता है, तो ये भी 14 यूनिट 14 दिन में कर देता है। ठीक है, यदि वो एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, यानी 3 2 और 1 3 यूनिट डेली काम हो रहा है। ठीक है, ये वर्क है हमारा, कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, तो 4 दिन में काम कितना हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बोला शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। अब यह बच जाएगा कितना कम, 14 में से 2 चला जाएगा तो 14 में से 12 चला जाएगा 2, अब ये बी चला गया है तो ये कौन करेगा ए, तो यहाँ से एक दिन और आएगा, और 4 दिन पहले चला था, 4 और 1 5 क्या होगा 5 डे, आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 डे विल बी योर राइट आंसर, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बोला गया इतना इतना से एक व्यापार शुरुआत करता है, 2 महीने बाद बी इतना रुपए के साथ और दूसरा शामिल होता है, बी के 2 महीने बाद तीसरा शामिल होता है और व्यापार में शामिल होता है 1 वर्ष के बाद कितना रुपया कमाता है, तो एक का हिस्सा बताइए। ये क्या है, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप जब भी आपको रेशियो में चीजें दिखे, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी आप देखें तो चीजें आपको रेशियो में कन्वर्ट कर लेनी है, उससे चीजें काफी आसान हो जाती है। जैसे मैं यहाँ 3 जीरो दिख रहा है, यहाँ भी 3 जीरो दिख रहा है, और सी में भी 3 जीरो दिख रहा था, मैंने तीनों को काट लिया, यानी कि अब मुझे पता चल गया एक 15 रुपए लगा रहा है, एक 12 और एक 10 रुपए, यहाँ से हम लोगों ने ज्यादा काट लिया, 3 जीरो ही काटना था। यानी ए बी एंड सी का अगर पैसा बात करें तो ये 15 यूनिट कर रहा है खर्च, और ये 12 और ये 10। अब बोला कि ये तो सारा दिन रह गया, पूरा पूरा साल रह गया, लेकिन ए के 2 महीने बाद आया था, यानी कि बी का पैसा मात्र 10 महीने रहा होगा, और इसके भी 2 महीने बाद सी आया था, तो सी का पैसा कितने दिन रहा होगा आप बताएंगे 8 दिन। तो ये इसके इन्वेस्टमेंट, ये इसके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसका रेशियो निकालते हैं, तो ये इसका प्रॉफिट होगा, ये इसका प्रॉफिट होगा, ये इसका प्रॉफिट होगा। यानी कि जिस रेशियो में कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है और जिस रेशियो में वो पैसा टाइम देता है उसको,
और तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। यानी कि इसका पैसा इतना टाइम तक रहा तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे आप काटना चाहेंगे तो और काटेंगे तो रेशियो और आसान हो जाएगा, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 180 हो जाएगा ये, और ये 120, और ये 80। तो 0 0 अगर काट भी लें, 12 18, 18 और 12 30, 8 38, 38 यूनिट का वैल्यू कितना है आप बताएंगे? 5700। आपसे पूछा किसका है? ए का। तो 18 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 18 पूछा है, तो आंसर आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं। 38 दूनी 57 होता है, ठीक है। 38 78 होता है, सॉरी। 19 ने 38, 19 किया 57, और ये 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने बार में चला जाएगा? ये गलत तो नहीं किया, 38 19 57 0 0 15। तो यहाँ से 18 गुना 1 का वैल्यू 15 आ गया, तो 18 का वैल्यू कितना होगा? 15 18 20 से बच गया 12, 15 12 27, और इस पर एक और 0। तो 2700 क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको और रेशियो निकाल के कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बोला गया वह संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। जब भी 9 या 9 का कोई मल्टीपल या 9 खुद हमें इस तरह के क्वेश्चन में मिलता है, तो ये क्वेश्चन पेन फ्री का हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? तो आप बताएंगे 9 से विभाजित होने के बाद अगर कोई संख्या पूरा विभाजित हो जाती है, यानी कि उसका डिजिटल सम भी 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 9 डिजिटल सम किसका 9 है? 10 10 8 18 इसका दिख रहा है, 4 3 7, 4 2 6, 3 9 इसका भी दिख रहा है। तो ये तो पूरा करना पड़ेगा ना? नहीं, 6 4 10 8 18, 6 3 9 और 4 3 7 2 9। यानी कि एग्जामिनर ने यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाया है कि आप इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन मतलब कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जो सिर्फ 9 का मल्टीपल होता, डिजिटल सम जिसका, हम लोग उसको आंसर कर सकते थे और इस क्वेश्चन को पेन फ्री किया जा सकता था। लेकिन धीरे-धीरे एग्जामिनर भी इस बातों को समझ गया है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कर देते हैं, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो बोला क्या कि इससे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो हम लोग को पता है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा आपका इसका निकालेंगे तो 7 एलसीएम। ये क्या होगा? 7। प्राइम नंबर है ये 6, ये 5। 6 में एक 2 पहले आ चुका है, एक ही 2 का ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा। ये इसका एलसीएम होगा। 6 7 42 और 10 420 आपका एलसीएम होगा। बोला गया कि इसको डिवाइड करने पे 3 शेषफल बचता है, यानी कि +3। लेकिन इसमें इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से, तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो यहाँ पर x होगा, कोई भी इसका टर्म, यानी कि इस x पर कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? अगर हम लोग 423 ही रख देते तो क्या होगा? 423 रख देते तो या तो 840 और 3 843 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक यही ऑप्शन होगा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको अगर हम x की जगह 1 रख देते हैं, 423 होगा। 423 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या लग जाता है पूरा भाग। हाँ, तो ये एक ऐसा नंबर पहले से ही होगा 420 प्लस 3 423, जो 9 से ऑलरेडी डिवाइड लग रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये 9 से डिवाइड नहीं होता तो इस x की जगह 1 2 3 4 ऐसे करके चेक करना पड़ता, थोड़ा-सा ऑप्शन का हेल्प लेके, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान ही क्वेश्चन था। अब बोला गया x स्क्वायर प्लस 1/x², इसका वैल्यू आपको दिया है 11, और आपसे पूछा है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और ये है आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही आपको x क्यूब प्लस 1/x को निकालना हो, तो आपको मेरे भाई पहले x प्लस 1/x आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर ये चीजें निकल सकती हैं। अगर x माइनस 1/x होता तब यहाँ पर माइनस का साइन होता, यानी कि अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा जाता तो हम लोग यहाँ से माइनस वाला निकालने की कोशिश करते, लेकिन हमको प्लस चाहिए। तो इसका x प्लस 1/x अगर निकालना हो
तो हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2 ऐड करते हैं तो इस साइड 13 हो जाएगा और स्क्वायर रूट होगा तो ये 11 2 13 रूट 13। जैसे ही ये रूट 13 दिखा तो मैं ऑप्शन में ध्यान दूंगा तो हमें एक ही ऑप्शन रूट 13 वाला दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है आपको ये बातें समझ में ना आई हो। मैं बोला कि अगर हमें ये निकालना हो तो हमें पता है कि 1 प्लस 1/x हमको चाहिए, ताकि इसका क्यूब जो होता है ये होता है, ये और प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यानी कि अगर ये दिया हो और आपसे ये पूछा हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आपको शॉर्टकट पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, वाई क्यूब। अगर इसका वैल्यू y है तो इसका वैल्यू क्या होगा, वाई क्यूब माइनस 3y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये कैसे होता है जब हम लोग आप बेसिक से समझाएंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हमें पहले एक्स वन प्लस 1/x चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर है दोनों साइड अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, 11 2 13। तो x प्लस 1/x ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है, 13 के बराबर। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, आप बताएंगे रूट 13। अगर रूट 13 ये आ गया तो इसका वैल्यू आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10 रूट 13। लेकिन आप सिर्फ इतना सा ये देखने के बाद 11 प्लस 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x आएगा, तो 13 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में रूट 13 दिख रहा है। तो ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो पूरा समझाने के लिए मैंने किया, बाकी इस क्वेश्चन को पेन फ्री किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचता है, यदि इसे 332 कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो आप देख रहे होंगे ये भी, अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीद के ला रहा है और वो उसको बेच कितने में रहा है, 30% लाभ यानी कि 130 में। बोल रहा है अगर ये इसको 100 वाला सामान 120 में बेच रहा होता, ठीक है, तो उसको लाभ कितने का होता, 332 का। तो इसी 10 का वैल्यू कितना है, इस 10 का वैल्यू आप बताएंगे, 352 दिया है। तो आपसे पूछा है क्रय यानी क्रय कितना है, 100। तो इसका 10 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू 3520। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था। आपके जो भी कमेंट है मेरे भाई, आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी फीडबैक हो, आप जरूर लिखेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ क्या आप सोचते हैं हमारे बारे में। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिसको इसकी नीड है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। तो बोला गया एक आदमी दो वस्तुएं इतने रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, एक पे 10% का हानि और दूसरे पर 20% पे लाभ पर बेचता है, तो उसके द्वारा अर्जित की गई हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब भी आपको परसेंटेज में चीजें दी गई हो, परसेंटेज में पूछी गई हो, तो कई बार इन डाटा का यूज नहीं होता है। एक आदमी दो वस्तु इतने रुपए प्रति वस्तु, यानी कि क्या है, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दोनों का सेम है। तो हमें क्या पता है कि 10% का हानि पे बेचा, यानी कि 100 का सामान 90 पे बेचा होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 10 का सामान 9 पे बेचा होगा। अब बोला 20% का लाभ कमा रहा है, तो 100 का सामान 120 पे, यानी कि 10 का सामान कितने पे बेच रहा होगा, 12 पे। तो यहाँ से आप बताएंगे ये पहले वस्तु है, ये दूसरी वस्तु। आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने खरीद के लाया था, ये खरीद के लाया था, 10 का सामान 9 पे बेच रहा हूँ और फिर 10 का सामान 12 पे बेच रहा है ये। तो टोटल कितने रुपए, 20 रुपए इसको मिल रहे हैं, जबकि ये खरीद के लाया कितने, बेच कितने में रहा है, 21 रुपए में। तो इसको क्या होगा, एक लाभ होगा कितने का, 1 रुपए का, 1 यूनिट का, कितने पर, 20 पर। और परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। और 1/20 कितना होता है, 5%, और 5% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। 15 में कहता है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यदि 60% लड़कियां और 40% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। 40% लड़के हैं, इसका मतलब 60% लड़कियां रही हुई, 40% लड़के, 60% लड़कियां। अगर रेशियो की बात करें तो आप बताएंगे क्या होगा, 2:3। यानी कि बॉयज एंड गर्ल का रेशियो क्या होगा, 2:3। यदि 60% लड़कियां हैं, लड़कियां कितना है, 60%, और लड़के कितने हैं, लड़के हैं 40%, ये उत्तीर्ण है। तो आपसे पूछा है ओवरऑल कितना परसेंट उत्तीर्ण का परसेंटेज है। आप क्या बताएंगे, आंसर 40 और 60 के बीच होगा।
तो पहला बात है 40 प्लस, मैंने क्या कहा, बॉय को तुम 40% हो तो हमने पूरा का पूरा मान के चलते हैं, पूरे क्लास कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 40%, लेकिन लड़की जो है जिसका 60% है, ये बोलेगी हम लोग का 60% है, तो हम बोलेंगे कितना ज्यादा हो, तो बोलेगी 20, तो 20, टोटल कितना लड़कियां हैं 3, और टोटल लड़कियां कितनी, टोटल स्टूडेंट में ये बट जाएगा तो ये 5, 5 का 20, 40 और 12 कितना होगा, 52% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया कि राम की आयु, राम के पिता की आयु, राम की आयु की तिगुनी है, यदि 4 वर्ष पूर्व राम की पिता की आयु उसके आयु के 4 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। अगर हम लोग राम की वर्तमान आयु x मान लें और पिता की कितना हो जाएगा 3x, बोला आज से 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 साल पहले ये भी रहा होगा फादर भी, और 4 साल पहले सन भी, राम की पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है, यानी कि पिता की आयु उसकी आयु, यानी किसकी आयु, बेटे की आयु की 4 गुनी। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 16, ये इस साइड से आएगा माइनस x, और ये इस साइड से आएगा तो माइनस 12, ये इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 पे से प्लस 4 चला जाएगा तो 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, 12 क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम लोगों ने राम को 12 माना था और फादर को 3x, यानी फादर का पूछताछ हम लोग बताते 36 साल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो दोस्त करण और अंकुर एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन करण अंकुर की तुलना में 3.5 गुना दक्ष है, यानी कि करण क्या है, करण है और अंकुर है, अंकुर, अंकुर को ए लिख देते हैं। ठीक है, बोला कि अंकुर की तुलना में कितना दक्ष है, तो अंकुर अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो ये 3.5 टाइम्स कर रहा है, ये इसका इफिशियंसी का रेशियो है, यानी कि ये 1 यूनिट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, सरे 3 यूनिट, तो दोनों ने 7 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना होगा, तो 3.5 इंटू 1 प्लस 1, तो 4.5 एक दिन में दोनों का एफिशिएंसी है, 7 दिन में इतना काम हुआ होगा। और अगर बोला गया 7 दिन में इतना काम कर रहा है और टोटल पैसा कमा कितना रहा है, इतना, तो करण की अगर इतना यूनिट काम करने का पैसा, इतना यूनिट काम करने का पैसा है कितना है, 31500, तो पूछा गया है कि करण की, इसकी पूछा गया करण की दैनिक कमाई कितनी है, ये 7 दिन का है, तो एक दिन का करण कितना कर रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का दाम आपको बताना है, तो यहाँ से आप काटेंगे 7 चौका 28, बच कितना जाएगा 3, 7 पचा 3500, और यहाँ से ये कितने बार में चल जाएगा, 10 बार में चला जाएगा, कितने बार में चल जाएगा, 10 बार में नहीं, यहाँ से मान के चलते हैं 0.1 बचेगा, 0.1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, तो हमें ये पता चल गया, करण की पूछा गया ना, 1 का नहीं पूछा गया, 3.5 का पूछा गया, तो 3.5 का वैल्यू कितना होगा 3500, कितना होगा 3500, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे ए का पूछता, यानी कि अंकुर का पूछता, तो वो 1000 होता, और करण का कितना होगा 3500, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसको। बोला 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, क्या है, लेंथ ऑफ द कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। जब भी आपसे पूछा जाता है तो ये d इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, मैं फॉर्मूला अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, क्या है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन सी टी, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट जब भी पूछे आप आपसे, तो आप क्या बताएंगे, रूट अंडर हो गया, क्या होता है डी स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसवर्स होता है ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस का साइन होगा, और यहाँ पर क्या होगा r1 प्लस r2, हम इसको डायग्राम से भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन बस इतना सा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। ये d का स्क्वायर कितना है 10, और यहाँ पर क्या दिख रहा है r1 r2, 4 2 6, तो आपको पता है कि 6 8 10 होता है ट्रिपलेट्स, तो यहाँ पर क्या होगा 8 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगर यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता है तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आता, ट्रांसफर पूछा है तो माइनस का साइन। अब बोला कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप देख रहे होंगे 10 से 0 से 10 के बीच 5 है, 10 से 20 के बीच 8 है और 20 से 30 के बीच 10 है और 30 से 40 के बीच थोड़ा सा ये हल्का-हल्का उधर होता, बट आप इसको थोड़ा-सा समझ लेंगे क्या है। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। यहाँ से देखेंगे तो कौन-सा बहुलक ज़्यादा बार दिख रहा है, तो हम लोग को दिख रहा है 10। तो मोड बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बहुलक वाला फ़ॉर्मूला क्या होता है? आप बताएँगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फ़ॉर्मूला होता है अगर डाटा ग्रुप डाटा दिया हो, यानी कि इस तरह से दिया हो। तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा आप बताएँगे 20, तो 20 हो जाएगा। आंसर 20 से बड़ा होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन 20 से बड़े हैं। F1 क्या होता है? ये वाला टर्म हमारा F1 होता है, ये F0 होता है और ये F2 होता है, ठीक है? F1 कितना है 10, F0 कितना है 8, 10 दूनी 20 माइनस 8 और माइनस 2 और h क्या होगा? यहाँ से h देखेंगे 10-10 का गैप है, तो यही इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ से 20 प्लस यहाँ से कितना दिख रहा है? 2 प्लस 10 बेटा 10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो आप बताएँगे क्या होगा? 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो ये फ़ॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और ये इस तरह से लगता है, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये रेलवे पे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन व्हाइट में हो सकता है, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। 4 × 12 और 2 14/3 मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 4 2/3 माइनस 1 1/3 इंटू 3 1/2 माइनस 3/8 ऑफ 2/3 2/5। इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि वाट का आंसर क्या होगा? तो आप बताएँगे 4 × 12 तो 14/3 में से 4/3 चला जाएगा और ये क्या होगा? 3 × 6 = 7/2 और ये 3/8 ऑफ 2/5, ठीक है? यहाँ से क्या होगा 10/3, यहाँ से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देना है 10/3 और ये कितना होगा? ये दिख रहा है आपको, इसको हम नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 होगा, 28 में से 3 चला जाएगा 25/8 और ये 2/5। तो किससे-किससे कटता हुआ नज़र आ रहा है? बचे 25, ये 4 बार में और ये 2 बार में, ये 5। तो 25/6 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आपको जल्दीबाजी से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 78 है, 78 है। यदि 4 अतिरिक्त विद्यार्थियों की लंबाई को शामिल कर लिया जाए तब औसत बढ़कर इतना हो जाता है, तो नए विद्यार्थियों की लंबाई का योग कितना है? आपको पता है कि आसान क्वेश्चन है, 10 लोगों की औसत ऊँचाई इतनी है, तो सम कितना होगा? यानी कि योग क्या होगा? योग होता है योग औसत और गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ यानी कि प्रेक्षकों की संख्या भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जितने भी लोग हैं या जितने भी पीपल्स हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो औसत कितना दिया है आपको 78। तो यहाँ से हम लोग ये बात मैंने आपको समझा दिया, बस यहाँ से आपको क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला होता है, हालांकि ये फॉर्मूला किससे बना है? औसत बराबर योग बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट से। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो टोटल बाद में अगर 4 लोग शामिल होते हैं तो 80 हो जाता है बढ़ के, तो कितने हो गए? 10 4 14 लोग, 80 लोग, 14 लोगों का एवरेज कितना है? 80। तो योग कितना होगा? 80 गुना 14 और फिर पहले कितना था? 78 था, तो 78 गुना 10 ये आपका सम का डिफरेंस आएगा। ये पहले बाद वाले का, ये पहले वाले का। तो यहाँ से निकालेंगे तो वो 4 लोग जो थे उसका योग कितना है वो पता चल जाएगा। तो 14 8 बलूतर से 1 2 इतना इंटू 7 8 0। तो आप करेंगे यहाँ से 0 4 और 3, तो 340 यानी कि सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक धनराशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? यानी कि 2 साल से तीसरे साल में कि 1 साल का ब्याज ही लगा है, तो वो सीआई एसआई बराबर ही होता है। तो आप देखेंगे कितना ब्याज मिला है, तो जिसमें से इसको घटाएँगे। अगर हम लोग ट्रिपल सो ही मान लेते तो कितना होता? 783 और 783 793 पॉइंट 793.50 ये दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों को घटाएँगे। ये 500 इतने का कितना प्रतिशत यहाँ से हटेगा, नीचे 100 आएगा और यहाँ से आएगा 100, परसेंटेज लगाएँगे 100 का मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा। तो ये इसका कितना टाइम्स है अगर आप देखेंगे तो 0 से 0 अगर हम लोग काट लें, तो ये हमको 529 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
अगर 9 को हम लोग 5 से करते तभी आ सकता है। लास्ट में 5 दिख रहा है तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर 15 तो नहीं है। 15 9 35 आते और यहाँ से देखिए 15 75 आता है, तो 15 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ करके भी आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं। कैसे? मैंने देखा कि ये 5 अगर आना है तो ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 आएगा। तो आप बताएँगे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये चीज़ आएगा। 15 9 35 से बच जाएगा 13, 15 ने 30 और 13 43 बच जाएगा कितना 4 और 15 75 4 29। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन की साथ मदद से ये पता चलेगा ये 15% है। बाकी आप इसको काटेंगे थोड़ा-सा दिक्कत होगा। ये 23 का 529 दिख रहा है तो 23 से काटना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। बोला गया इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो जैसे चतुर्थ अनुपाती आप लोग कई तरीके से पढ़ते हैं कि A/B बराबर BC/D आप सबको अपनी-अपनी जगह पे रख देंगे 8/12 14/x और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे ये देखते हैं इसमें क्या रेशियो है तो 4 3 8 4 3 12 इसमें रेशियो 2 और 3 का होगा तो ये 2 का 7 दूनी 14 तो 7 का कितना होगा 3 का 7 तिया 21 तो 21 ऐसे भी किया जा सकता है या फिर आप यहाँ से देखेंगे इसको 4 3 8 4 तिया 12 और ये 7 तो यहाँ से भी x क्या आएगा 21 तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से तो आंसर जल्दी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 AB के बाह्य बिंदु ए से केंद्र O की स्पर्श रेखा है। यदि स्पर्श रेखा AB और AC का मतलब B और C को इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि BAC 118 है तो OCB का मान बताइए। तो पहले हम लोग एक सर्कल खींच लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो यहाँ A से है, यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा AB है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा AC है और यहाँ सेंटर O है, ठीक है। अब बोला गया कि AB और AC के इस प्रकार स्पर्श रेखा कि BAC ये वाला एंगल कितना दिया है 118, ठीक है। तो आपसे पूछा है OCB ये वाला एंगल आपसे पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसका सम 180 होता है। अगर ये 118 तो ये कितना होगा 72 नहीं 62, ठीक है। ये कितना होगा 62। अब आपको पता है कि ये क्या है रेडियस है तो ये चीज़ें आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो 62 है तो 180 में से 62 घटा देंगे यानी कि इसको ये दोनों थीटा बराबर होगा तो थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो 2 थीटा प्लस 62 इज इक्वल टू 180। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यही 118 आ रहा होगा तो थीटा बराबर 59 तो 59 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे अगले आने वाले टाइम में तो जैसे आपको ये वाला एंगल पूछे या ये छोटे वाला एंगल पूछे तो आप डायरेक्ट इसका आधा आंसर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये घटता है तो 118 आ जाता है और फिर ये थीटा का वैल्यू उससे 2 के डिवाइड होकर आ जाता है। यानी कि इसका जो है सीधा आधा या तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल। इस क्वेश्चन को भी पेन क्लिक किया जा सकता था या डायग्राम बनाते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या आंसर होगा। ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब बोला गया ये इसका वैल्यू बताइए। अगर आप ध्यान से देखें तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। ये क्या है 9261 इस पर पावर 1/3 डिवाइड 81 पर 1/4 या स्क्वायर इंटू 1296 ये यहाँ पर 4 है, ठीक। आपको पता है मेरे भाई कि 1291 किसका 1261 किसका क्यूब रूट होता है? तो शायद ये 21 का तो नहीं होता। हाँ, ये 21 का ही होता है। तो 21 ठीक है। ये 81 पर 1/4 का मतलब क्या हुआ? 81 को ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें से 4 निकालेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 यानी कि इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और इसका स्क्वायर करना है और प्लस ये जो लिखा हुआ है 4 इसको भी ऐसा फैक्टर करना है जिससे ये इसमें से 4 में से 1 निकाला जा सके। 1236 अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कभी तो ये 36 का स्क्वायर रूट होता है। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि ये 1296 को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 बार में चला जाएगा 7 49 और ये यहाँ 6 से निकल जाएगा और ये गुना में है इसमें है 49 और ये गुना में है तो ये किससे गुना हो जाएगा 6 से तो 6 9 54 बचेगा 5 6 24 5 29 294 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला गया अमित ने एक साहूकार से इतने रुपए उधार साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिए जितने ब्याज की दर है। यदि ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 200 रुपए भुगतान किया जाता है तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज का भुगतान कितना है 200 आपको पता है 2000 आपको क्या है ब्याज पता है कैसे निकलते हैं P into R into T बटा 100 ऐसे निकालते हैं। तो रेट और टाइम क्या दिया है सेम दिया है तो ये 8000 अगर रेट हम लोग x मान लें टाइम भी x मान लें दोनों सेम ही है या आर ही मान लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। और 25 8 होता है 200 तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। टाइम भी कितना होगा 5 साल तो दोनों का आंसर क्या होगा 5। 28वां नंबर क्वेश्चन है 27वां है। यदि एक सूर्य का उन्नयन 45 से घटकर 30 हो जाता है तो एक खंभे की छाया की लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है तो ऊंचाई कितनी है? किसकी ऊंचाई पूछ रही है स्तंभ का। क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है जिसका आई थिंक आंसर क्या आया था ये 60 या 30 ये वाला शायद आंसर आया था। मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है तो आप इसको पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। बोला गया एक तांबे का तार 121 मीटर क्षेत्र वाले एक वर्ग से जुड़ा हुआ है, वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि वही तार वृत्त के रूप में मुड़ा हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? जैसे मान के चलते हैं एक वर्ग है, इस तरीके का एक क्या है भाई वर्ग है। इस वर्ग को क्या किया गया खोल के एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, एक ऐसा करके वृत्त बना दिया गया।
ठीक? तो बोला गया कि अब बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ठीक? क्वेश्चन आप समझ गए कि जो वर्ग होगा यानी कि वर्ग की जो मान के चलते धागा से मैंने बनाया है, तो ये वाला चीज़ है, ये क्या होता है परिमाप, उसी से ये बना हुआ है यानी कि अभी भी ये जो परिमाप है, दोनों आपस में इक्वल होगा। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आपने एक वर्ग बनाया, किसी भी चीज़ से बनाया, कोई लकड़ी का हो, कोई धागा का हो, उसका परिमाप से ही ये वाले पूरे धागे को खोला, फिर से एक सर्कल बना दिया यानी कि परिमाप क्या होगा, आप कहेंगे दोनों सेम होगा, ठीक है? तो यहाँ से बोला गया 121 मीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 121। तो ए कितना हो जाएगा? आप बताएँगे 11 यानी इस वर्ग का भुजा एक सिंगल भुजा कितना है? 11, ठीक है? अब आपको पता है कि अगर भुजा 11 है तो परिमाप कितना होगा? 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 11 यानी कि 44 इसका क्या होगा? टोटल पेरीमीटर होगा। अगर पता मैंने आपको शुरू में बोला था इसका पेरीमीटर सेम होता है, तो 44 देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये 7 होने के बाद ही होता है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, तो 2 गुना 22/7। मुझे तो यहीं से पता चल गया कि अगर 44 है इसका मतलब 7 है, क्योंकि ये चीज़ें आपको रटवाई जाती है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। तो 7 क्या होगा? आपका रेडियस होगा, ठीक है? फिर भी मैंने बेसिक से बता दिया, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो, तो दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो हमने आज टोटल 28 क्वेश्चन की और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑन गोइंग एग्जाम जो है एलपी इसमें पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की है और एग्जैक्ट तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि डाटा थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या स्कोर बना आप वो कमेंट कमेंट में लिखेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ सुझाव है आपका वो लिखेंगे। आपकी कोई डिमांड है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।